Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari and I welcome you back to another fantastic episode of Contour Cast, Podcast for Life, Season 3. आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ना सिर्फ उनको काफ़ी अरसा हो गया है कॉन्टूर में काम करते हुए, बट उन्होंने अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर बनवाया है जो दुनिया भर में उस डिवीजन में 3 ही ऐसे लोग हैं. What more reason for him to be here? But yeah, there's a lot more to him than meets the eye. मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद उमैर की. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द हॉट सीट. वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी. You're most welcome उमैर. अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये वाकई में बहुत फ़ख्र की बात है कि 3 ही लीड्स हैं होम बिल्डर के और उसमें से पाकिस्तान से वो आप हैं. Yes. How does it feel? It feels amazing. एंड आई एम श्योर ये ऐसा तो नहीं है कि एक दिन आया और बस सब कुछ ठीक हो गया. तो आप अपनी जर्नी के बारे में, वर्क जर्नी के बारे में और कॉन्टूर में जो आपने वक्त गुजारा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. अगर मैं कॉन्टूर से ही स्टार्ट करूं तो कॉन्टूर में मैंने ज्वाइन किया था एज अ इंटरमीडिएट डेवलपर, विच इज़ काइंड ऑफ बेसिक डेवलपमेंट पोजीशन. ठीक है. And then I worked my way up to the team lead and then development lead and then fortunately as a director of software development. So I started with a division and वहाँ पे Jeremy Halbert was my manager and now he's the vice president of the group. And from the beginning I'm with Jeremy. So वहाँ से he started to groom me, understand what I'm capable of, and I'm lucky to have him as a boss. Okay. And then फिर जब न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तो वहाँ पे उन्होंने और मज़ीद मुझे पुश किया कि आप लीड पोजीशन पे आएँ और इनिशिएटिव्स लें. तो वो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. उसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, मैनेजमेंट के हिसाब से पर्सपेक्टिव से सीखने के लिए मिला. और फिर eventually in 2017 I was promoted as a development manager. ठीक है. So that was the main position जहाँ पे एक काफ़ी सारी टीम्स थी जिनको मैनेज करना था, उनकी डेवलपमेंट को, उनके प्रोसेसेस को और स्ट्रक्चर्स को. And then eventually in 2020 when we did structural changes in the whole group, so then Jeremy got promoted as the VP and then he gave his position to me as the director of software development. So a good boss, a good mentor, and a good opportunity, which came together to help bring out the best potential that you had. आपको opportunity जिंदगी ने एक और पहलू में भी दी है to bring out the best version of yourself, and that is as a father. You have 2 young children. और आपने बहुत candidly mention किया जब मैंने पूछा था नींद मिलती and you said बहुत कम. So what is that aspect of life and how do you juggle with such a responsible and senior role at work and then 2 young children also? How do you make a balance? Well, to make a balance, the office provides this good opportunity to work from home. Right. So that's a good thing that I can utilize at some point in time. ठीक है. And आजकल तो वो ज़्यादा ही कुछ यूटिलाइज कर रहा हूँ मैं. तो ये एक अच्छी चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे जब थोड़ा से बड़े हो जाते हैं तो वो स्कूल गोइंग हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो बैलेंस हो जाता है. तो वो भी एक बेहतर चीज़ अब जो होना शुरू हुई है. उनका रूटीन बन चुका होता है. उनका रूटीन बनना शुरू हो जाता है. ये एक चीज़ है. फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब उनका रूटीन बनता है, थोड़ा सा आपको रात में सोना होता है जल्दी, उन्हीं के लिए जल्दी सोना होता है. तो उससे भी थोड़ी सी नींद जो है वो मिलती रहती है. ऑब्वियसली वो रात में 1-2 दफ़ा उठना होता है, तो दैट असाइड. तो इन चीज़ों से जो है वो थोड़ा सा हेल्प मिलता है. बाकी फैमिली मेम्बर्स से भी हेल्प मिलती है थोड़ी, और उनकी मदर वो काफ़ी जो है वो सपोर्टिव हैं और बच्चों का काफ़ी हद तक ध्यान वही रखती हैं. तो दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग. And other than that, because it is another generation, right? So as I was mentioning to you earlier कि हम अपनी रूटीन में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जिंदगी ठीक चल रही है, लेकिन एक सेंस ऑफ जिसको कुछ लोग मैच्योरिटी कहते हैं, कुछ लोग सीरियसनेस कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है बिकॉज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं. तो क्या बच्चों को देख के कुछ एनर्जी बूस्ट होती है, कुछ अपना बचपन क्या याद आता है, कुछ फ़र्क महसूस होता है? हाँ बिल्कुल. बच्चों जब होता है ना कि जब एक तो टाइम होता है जब बच्चे रो रहे होते हैं तो तब एनर्जी बहुत डाउन होती है. लेकिन एक टाइम आता है कि जब बच्चे खुश होते हैं और खेल रहे होते हैं, तो उनको हंसता हुआ देख के ना उसमें काफ़ी जो है ना वो बूस्ट फील होता है. और वही एनर्जी जो है उस वक्त काम आती है जब दे आर डाउन, दे आर सिक और वी आर सिक और वी आर स्ट्रेस्ड. तो वहाँ पे वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है. और प्लस आई ट्राई कि हम बच्चों को वही चीज़ें दें जो कि हमें अच्छी चीज़ें मिली हमारी लाइफ में. एट पॉइंट इन टाइम जब हम अपने बचपन में जो चीज़ें खेलते थे, जो
कजन्स के साथ जो रूटीन होती थी, वही सारी चीज़ें उन बच्चों को भी मिले आगे, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो आजकल काफ़ी मिसिंग हो गई है इन्वायरमेंट में हमारे। हम बच्चों को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते खेलने के लिए, और जब हमारा टाइम था तब तो वो सारा दिन बाहर ही रहते थे। तो ये चीज़ें, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आई ट्राई टू गिव टू माई चिल्ड्रन। अच्छा, ओके। आपने कहा हम तो बाहर ही रहते थे हर वक्त, जिसका मतलब है कि गिल्ली डंडा भी खेला होगा, या नहीं खेला होगा तो क्रिकेट खेली होगी, या कोई ना कोई सड़क पे स्पोर्ट खेला होगा, बसों में लटक के कहीं ना कहीं गए होंगे। व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक? इसी तरह का था। स्कूल के बाद जो है वो मोहल्ले के लड़कों के साथ दोस्ती थी, जब जब जो इन वेरी चाइल्डहुड। तो उस वक्त गिल्ली डंडा भी खेला है और पिट्टू गरम भी खेला है। क्रिकेट तो ऑब्वियसली हर कोई सारे बॉयज़ खेलते ही हैं, और बर्फ़ पानी, इस तरह की तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो खेलते रहे। लेकिन मेरा टाइम जो है ना वो ये समझ लें कि 8-9 तक जो है ना उसी तक था ये सारे खेल कूद। अच्छा। उसके बाद से जो है ना वो फिर एक ऐसी लाइफ शुरू हो गई जिसमें पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफर किया गया, और फिर उसके बाद साथ साथ कुछ एक्टिविटी, कुछ वर्क, इस तरह की चीज़ें भी जो है वो आती रहीं, और फिर तब से प्रोफेशनल करियर जो है वो छोटे लेवल से वहाँ से स्टार्ट हो गया था। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म होती चली गई। ठीक। सो इफ आई मे आस्क, you had to start supporting yourself and your family from a much younger age than generally people do? I think yes, not family, because But yourself. Mostly myself. Okay. Yes. जब मैं इंटरमीडिएट स्टार्ट किया था तो उस टाइम से ही जो है वो एक जॉब स्टार्ट कर दी थी विद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, लैब इंस्ट्रक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे शुरू में 3-4 साल काम किया था, और फिर वहीं से एक वो चीज़ आ गई थी कि प्रोफेशनली ख़ुद अपने आप को किस तरीके से सपोर्ट करना है, अपनी एजुकेशन के लिए आगे किस तरीके से पे करना है। तो वो फिर शुरू पीरियड्स में से ही वो स्टार्ट हो चुका था। And you are the eldest of 4 siblings? 3 siblings. Of 3 siblings. हाँ, मतलब the total are 3. Total are 3, okay. So आपने एक बड़ा मजे का उस दिन जुमला बोला था कि there was no time to be spoiled because you are the only brother, correct? Yes. तो what do you mean by there was no time to be spoiled? जैसे मैंने कहा ना कि उमूमन स्पॉइल होने की जो एज होती है ना वो होती है जब आप मैट्रिक टू इंटरमीडिएट आते हैं, तब आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, बहुत आज़ादी मिलती है, और वही टाइम होता है कि जब कोई भी स्पॉइल हो सकता है, गुड वे में भी और बैड वे में भी। तो उसी टाइम पे फिर जो है वो मैंने जॉब स्टार्ट की, और माई फैमिली वो सपोर्टिव कि भाई यही टाइम है, आप जॉब पे स्टार्ट, क्योंकि बाहर खेलते रहेंगे ना तो फिर वो सारा टाइम फिर खेलने में ही निकल जाएगा। तो वही टाइम था कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलना शुरू हुई, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता था कि आप किसी दूसरी चीज़ में जाएं या अपने आप को दूसरी चीज़ों में जो है वो टाइम लगा के स्पॉइल करें। ठीक है, इस वजह से तो खैर nothing lost there, even if you didn't have time to be spoiled, things turned out to be pretty fine माशाल्लाह से। Moving forward, अब आप एक ऐसे टाइम में, ऐसे दौर में हैं जहाँ I think it would be quite fair to say कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी हर जिंदगी के हिस्से और हर जिंदगी के मतलब हर जगह, हर इलाके, हर एस्पेक्ट में मौजूद है। When we were growing up, as you said, तो technology was a part of our life. Now it is like we are a part of the technology world, और आपके बच्चे कदम ही उन्होंने अपना पहला लिया एक ऐसी दुनिया में। So कभी आपके दिमाग में आता है कि जो एक सेंस ऑफ एक ह्यूमन टच है, या एक इंसान की जो अपनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, वो क्या आपको डर है कि कहीं पीछे रह जाएगी और मशीन डिपेंडेंसी, मशीन लर्निंग, एआई, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ के सामने आएंगी, या डू यू थिंक वी आर फार फ्रॉम दैट टाइम? इसका एक डर तो है। अच्छा। खास तौर पे बच्चों में, लाइक माई चिल्ड्रन, क्योंकि देखें कुछ चीज़ें होती हैं कि जो बहुत आपको शुरू में ईजी करके अगर मिल जाती हैं, जैसे दे आर जस्ट यूजिंग यूट्यूब, एंड हमें तो इस एज तक तो हमें पता भी नहीं था कि फ़ोन यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो उनको वो आसान चीज़ तो मिल रही है, बट इट्स लैकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस यंग एज में अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सीखेंगे तो वो बाद में उनको आसानी की एक आदत हो जाएगी, और फिर जब एक लाइफ में मुश्किल चीज़ें आएंगी तो उनको वो चीज़ जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनके पास होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से एट दिस यंग एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी सिखाने चाहिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए जहाँ पे इट मेक सेंस, तो लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बच्चों को सिखानी चाहिए। ये तो छोटे बच्चों के लिए। बाकी फिर जैसे जैसे ग्रो करते रहते हैं विद द यूज़ ऑफ एआई टूल्स, तो जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं,
तो दे शुड ऑब्वियसली यूज़ दीज टेक्नोलॉजीज, ताकि जो काम मैं 1 साल में कर सकता था वो 6 महीने में कर सके और वो मुझसे आगे बढ़े, राइट. ताकि वो और इन चीज़ ऑब्वियसली वो इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो ही वो उस तरीके से आगे बढ़ सकेंगे. So it is not something to be feared. It is something to be very intelligently adopted. Adopt. और वो फिर बेहतरी की तरफ हमें लेके जा सकती है. Okay, that's wonderful. In a That's very, controlled environment. like anything else in life, कि वो बैलेंस जो है मैना रवि बहुत ज़रूरी होती है. तो आपने कहा ना कि आसानी इतनी नहीं होनी चाहिए, तो जिसका मतलब है कि थोड़ी सी ग्रूमिंग के लिए अगर थोड़ा सा रगड़ा भी उसकी ज़रूरत है तो वो भी are you of the opinion कि वो बेहतर रहता है? हाँ, वो चीज़ बेहतर रहती है. उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से लोगों को डील करना है, किस तरीके से सिचुएशन को डील करना है. टेक्नोलॉजी ने तो हमें सिखा दिया कि भाई अब मैंने चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन किया, उसने मुझे एक पूरा थीसिस लिख के दे दिया और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी. लेकिन जब मैं वो किसी के पास लेके जा रहा हूँ और वो मेरी बात ही नहीं मान रहा, तो मुझे वो चीज़ कामली कैसे डील करनी है, लोगों से कैसे डील करना है, वो उसी यंग एज के उस रगड़े से ही पता चलता है. राइट. जिस तरह से जब मैंने फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी, तो उस कंपनी में मैंने 3 साल काम किया था. अच्छा. और वो बहुत जो है ना वो टफ टाइम था. ठीक है. आप ये समझ ले कि वीकेंड्स भी ऑफिस में ही होता था, कभी कभार ऑफिस में रात को ही सो रहे होते थे. तो अब वो काम बहुत आया. जब मैंने वो कंपनी छोड़ के कॉन्टोर ज्वाइन किया विद माय फर्स्ट डिवीजन, तो मैं इंटरमीडिएट पोजीशन पे था. उमूमन इस पोजीशन पे मैं भी अपने किसी इंटरमीडिएट डेवलपर को प्रोडक्शन लेवल एक्सेस नहीं दूंगा. लेकिन जेरेमी ट्रस्टेड मी, उसने मुझे प्रोडक्शन लेवल एक्सेस दिया. ही आस्क्ड मी के डू द डिप्लॉयमेंट इन जस्ट 1 वीक. तो मतलब उमूमन इस तरह से मैंने कोई नहीं करता, बट आई वॉज एबल टू डू इट बिकॉज मेरे पास वो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, जो कि वो मुझे मिली इसीलिए थी क्योंकि वहाँ पे जो पिछले 3 साल मैंने लगाए थे वो उसी से मुझे वो चीज़ मिली थी. एंड आई वॉज एबल टू डू इट. आई वॉज एबल टू टेक द रिस्क एंड आई वॉज एबल टू डू दैट डिप्लॉयमेंट. और जिस पे जेरेमी बहुत खुश हुए थे और उन्होंने बिलाल को, अकील को, इन सबको ईमेल भी की थी कि भाई ये एक हफ्ते के अंदर ही अभी सिस्टम सीखा भी है और डिप्लॉयमेंट्स भी शुरू कर दिए. आई वाज वेरी हैप्पी. So basically, if I were to sum up what you're saying, Umair, you're saying that any kind of environment, whether it is giving you an opportunity या आपका रगड़ा ज़्यादा हो रहा है, उसका फ़ायदा ही होता है. Yes, eventually उसका फ़ायदा ही होता है. अब we learn to be patient, we learn to how to tackle our challenges. तो वो उस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर जब आप उस टाइम से थोड़ा सा बाहर आते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें क्या अच्छी चीज़ें थी. एंड ये जो आप इतने आसानी से अभी कह रहे हैं ना कि ठीक हो जाता है सब और कोई मसला नहीं है, उस दिन भी मैंने आपको यही कहा था आपसे जब बात हो रही थी कि इतना तहम्मुल, और वो भी कराची में रहते हुए कम लोगों का दिखाई देता है. Have you inherited this from someone? Is it something you worked on to make yourself a calm and patient person? Well, I guess I inherited from my father. Okay. और फिर उसके बाद जो लाइफ में आपको जो चीज़ें टैकल करनी पड़ती हैं वो शुरू में थोड़ा सा गुस्सा आता है, बट यू लर्न के उस गुस्से से आपको प्रॉब्लम ही हो रही है. Okay. तो वो फिर बेनिफिशियल, वो फिर लर्निंग होने शुरू हो जाती है कि यू नीड टू बी काम, यू नीड टू बी पेशेंट इन ऑर्डर टू हैंडल दोज प्रॉब्लम्स, दोज चैलेंजेस. तो फिर वहीं से जो है वो शुरू से लर्न करना करते करते फिर एक टाइम आता है कि जब इंसान को वो चीज़ समझ में आने लग जाती है कि हाउ टू स्टे काम. राइट. एंड आई थिंक एक जगह तो इनहेरिट किया, एक जगह आई एम श्योर यू रियलाइज योरसेल्फ दैट इट वाज इम्पोर्टेंट. बट एक चीज़ जिससे जेन्युइनली ग्लोबली फ़ायदा होता है इंसान को थोड़ा काम रहने में और एनर्जी को चैनलाइज करने में, वो आपका भी शौक भी है और प्रायोरिटी भी है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फिटनेस, जो कि जब कॉन्टूर में इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया तो वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल वाज यू. व्हाट्स द बैक स्टोरी देयर? वेल, फिटनेस का तो मुझे शुरू से शौक था. राइट. अब फ्रॉम माय इनिशियल डेज फ्रॉम इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक, तो वहीं से फिटनेस का शौक था. वो ऑन एंड ऑफ चलता रहता था. कॉन्टोर, जब मैं कॉन्टोर ज्वाइन किया तो यहाँ पे भी शुरू से जिम था, और बट वो ऐसा नहीं था जो अभी है. वो इट वाज अ लिटिल, थोड़ा सा छोटा जिम था, बेसिक जिम था, बट मैं वहाँ पे भी जो है वो आता था. इनफैक्ट जिस टाइम में मेरी शादी हो रही थी तो छुट्टियां ली थी मैंने 1 हफ्ते के लिए, तो उस वक्त मैं ऑफिस नहीं आता था लेकिन मैं जिम आता था. अच्छा. और यहाँ पे कुछ लोग जो आते थे वो पूछ रहे थे कि यार तुम छुट्टी ली हुई है तो फिर जिम क्यों आ रहे हो यहाँ पे. तो वो भी एक टाइम था. फिर उसके बाद छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया. फिर अब रिसेंटली जब स्टार्ट किया, स्टार्टेड फ्रॉम 2023
लास्ट ईयर पूरा जो है वो फिटनेस को मैंने दिया। ऑफिस में भी ज्वाइन किया और ऑफिस से बाहर जो दूसरे जिम्स है वहाँ पे भी ज्वाइन किया। तो उससे फिर काफ़ी इस आई थिंक ये वाला जो सेशन है फिटनेस का, ये उन सारे सेशन से बेहतर है। Okay. और I can see changes in me, and from physical perspective and from mind perspective as well. Okay. So this is very beneficial. Mental perspective से आपने अच्छा कहा, and I'd like you to shed a little more light. What benefit do you specifically see? कि आपकी mental strength, patience, tolerance, क्या चीज़ improve हुई है? Focus बेहतर हुआ है? स्ट्रेस हैंडल करना वो एक मेरे ख्याल से बेहतर हुआ है, Okay. क्योंकि उस टाइम के साथ स्ट्रेस भी काफ़ी बढ़ गया। Right. और मेरे ख्याल से अगर मैं फ़िटनेस में नहीं होता तो शायद वो स्ट्रेस को ज़्यादा फ़ील कर रहा होता। लेकिन एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि मैंने बहुत से लोगों को ये सुना है कि आप फ़िटनेस में रहेंगे तो आपको काम करना में बहुत आसानी होगी। तो मुझे ऐसा मुझे फ़ील नहीं हुआ। अच्छा, वो okay. काम पहले भी वैसे ही चलता था और वो Right. काम अब भी वैसे ही चलता है। Hmm. या ये मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि शायद कुछ डिफरेंट होता हो, क्योंकि चैलेंजेस भी डिफरेंट हैं। तो Hmm. शायद वो डिफरेंट होता हो लोगों के लिए, लेकिन मुझे काम में ऐसा कुछ कोई चीज़ फ़ील नहीं हुई। सही। आई थिंक द रीज़न वाई अगर इसको अगेन फ्रॉम अ साइंटिफिक या बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखें तो व्हेन यू कीप योर सेल्फ एक्टिव whether it's through a sport or a fitness regime, you are basically allowing your body to give the energy that it needs, channelize it in a certain way and build it up. So हर एक के लिए वर्क नहीं करेगा, बिकॉज अगेन अगर आप जिम जा रहे हैं लेकिन आप मेंटली रिलैक्स नहीं कर रहे हैं और आपको वैसे ही काम करना नहीं पसंद है, तो ये तो कॉम्बो नहीं बनेगा. सो एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, दैट इफ यू enjoy doing work but you're also then working out, तो वो हैंड इन हैंड चलता है इकट्ठे. सिर्फ काम करके या सिर्फ फिटनेस पे ध्यान देके किसी का कोई फायदा नहीं होता है. आपने कोई शायद कोई कंपटीशन भी जीता था फिटनेस से रिलेटेड यहाँ पे? लास्ट अगस्त में एक कंपटीशन हुआ था कॉन्टोर में, जो है वो हर पिछले 3 या 4 सालों से कोई एक वेलनेस प्रोग्राम किया जा रहा है, राइट. जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट और फिजिकल फिटनेस इन सब चीज़ों पे बात होती है। लास्ट ईयर वाज द बेस्ट वन एवर। उसमें कुछ ट्रेनर्स को भी बुलाया गया था और एक पूरा महीना एक सेशन हुए थे जिसमें एरोबिक्स, वेट ट्रेनिंग और वो सारी चीज़ें जो है वो करवाई गई थी। ऑल्दो आई डिडंट पार्टिसिपेटेड इन इट बिकॉज मैं दूसरे जिम में जा रहा था, लेकिन उसके हर वीक के एंड पे एक कंपटीशन था। अच्छा. और डिफरेंट कंपटीशन से इट वाज अ सरप्राइज कंपटीशन। तो आई पार्टिसिपेटेड इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉन इन ऑल ऑफ द कॉम्पिटिशंस। वेरी गुड. तो जब उसका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तो मुझे किसी ने कहा भी था, यार आप फिर स्टेज पे ही खड़े हो जाओ, आपको बार बार जाना पड़ रहा है। मजा भी आया होगा आपको Obviously इतने बहुत। अरसे बाद. एक तो हाँ, वाकई में इतने अरसे बाद स्टेज पे जाना और किसी भी कंपटीशन का प्राइज जीतना, क्या गैप के बाद ये हुआ था कि आप स्टेज पे गए थे कुछ जीतने के लिए? नहीं, ये स्पोर्ट्स का तो समझ लें कि ये फर्स्ट टाइम ही था। फर्स्ट टाइम एवर दिस वाज हुआ द था. फर्स्ट प्राइज। और मैं स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा इन नहीं था, और दिस वाज द फर्स्ट स्पोर्ट्स फॉर फिटनेस और जिसमें मैं जीता भी और प्राइज भी मिला। सो दिस वाज द फर्स्ट वन एवर। आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट. अच्छा, मूविंग ऑन, ऐसी एक दो चीज़ें होती हैं जो इंसान को शायद खुद भी नहीं पता होता कि अगर उससे कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो वाकई में बता देगा. एंड सम पीपल कीप टू देमसेल्व्स. यू ऑल्सो सीम लाइक द काइंड ऑफ पर्सन काम से काम रखते हैं, कीप टू देमसेल्व्स. लेकिन मैंने उस दिन आपसे एक सवाल पूछा था और आपने बहुत ही बेसाख्ता तरीके से एक जवाब दिया था, दैट यू आर रियली रियली क्रेविंग फॉर फ्लाइंग and a solo vacation. सोलो वेकेशन, यस। So flying की कहानी भी बताइएगा. फ्लाइंग का मुझे शुरू से शौक है। Okay. और मेरे ख्याल से जो है ना वो हमारे यहाँ के लड़कों को होता ही है। माई फादर यूज टू टेल मी कि भाई तुम्हें पायलट बनाऊंगा। Sweet. वो शुरू से ही जो है ना वो फ्लाइंग का शौक है। तो मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि जिसमें मैं खुद एक एयरप्लेन उड़ा सकूँ। अच्छा. आइदर इट्स एन एयरप्लेन और दोज स्मॉल फ्लाइंग चॉपर्स और एनीथिंग, बट शौक है मुझे कि वो मैं कभी करूँगा। अच्छा, ओके. तो एक तो ये चीज़ है। फिर सोलो वेकेशन। राइट. सोलो वेकेशन जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। मैं एक बाय चांस मैंने सोलो वेकेशन की। वेकेशन नहीं, वो तो एक वर्क की था, बट इट वाज काइंड ऑफ वेकेशन एज ट्रैवल वेल। या हाँ. ट्रैवल व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू कनाडा अच्छा. फॉर परसियस एकेडमी। इट वाज द अच्छा. फर्स्ट परसियस एकेडमी एंड 5-6 लोगों को यहाँ से सिलेक्ट किया गया था, तो दैट दे विल कम, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज द ओनली वन हु वाज गिवन वीज़ा।
और दैट वाज द फर्स्ट ईयर फॉर दैट एकेडमी। तो फिर मैं वहाँ पे, और ऑब्वियसली फिर मैं सोलो ही था वहाँ पे। जेरेमी एंड सम अदर मैनेजर्स आल्सो केम, बट वो फिर कुछ दिन के बाद चले गए थे। तो वो एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा था कि मैं किसी से पूछे बगैर, किसी को बताए बगैर, मैं चाहूँ तो सिटी में कहीं भी जा सकता हूँ। कुछ राइट मिस्टेक्स की कि भाई कभी बस मिस हो गई, कभी सबवे मिस हो गई, राइट तो चलना भी पड़ा और 1-1 2-2 घंटे इंतज़ार भी करना पड़ा। बट उसमें मज़ा बहुत आया। राइट आप खुद डिसीजंस ले, जहाँ जाना है आप जाएँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी सोलो वेकेशन या सोलो ट्रैवल और होना चाहिए। Now, one thing, Umair, that goes without saying, but I'd still like you to say something on it, is that the culture here at Contour is very conducive for people from all kinds of backgrounds and all kinds of environments. Do you agree to this? Because Karachi वैसे ही बहुत ही multicultural शहर है, and यहाँ पे ना सिर्फ अपनी different ethnicities के लोग हैं, but अब तो बहुत सारे और शहरों और सूबाओं से भी लोग आके settle कर गए हैं because it's the financial hub. सो यहाँ पे आपको वो एज अ मेल्टिंग पॉट वो इन्वायरमेंट दिखता है क्या? सेलिब्रेट किया जाता है डिफरेंट एथनिसिटीज और डाइवर्सिटी को? जी, बिल्कुल। अब कॉन्टूर में कॉन्टूर फैमिली इतनी ग्रो कर गई है कि जिसमें काफ़ी सारे कल्चर के लोग हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिनका ताल्लुक दूसरे सिटीज़ से है। वो वीकेंड पे दूसरी सिटीज़ से अपने से चले जाते हैं और राइट फिर वापस भी आते हैं। राइट तो इट्स अ डाइवर्स कल्चर ओवर एट कॉन्टूर। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी लास्ट फरवरी में हमारे कुछ मैनेजर्स ने कॉन्टूर विज़िट किया था। तो और हमारे मैनेजर्स के साथ जो है वो हमारी टीम की बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो देयर वाज़ समवन हू वर्क्स फ्रॉम हैदराबाद, हू लिव्स इन हैदराबाद। तो वो यहाँ पे जब उनसे मिलने आए थे, तो कोई बात हो रही थी कि हैदराबाद की रबड़ी या कोई ऐसी चीज़ वो बहुत मशहूर है। तो ही वेंट टू हैदराबाद ओवरनाइट, और फिर वो दूसरे दिन वापस आया उन लोगों के लिए रबड़ी लेके। हाउ नाइस, हाउ स्वीट इज तो दैट? इस तरह की जो है वो कल्चरल चीज़ें और यहाँ पे बहुत हैं, और वी ऑल्सो शेयर विद आवर मैनेजर्स। हम जब जाते हैं वहाँ पे, तो अक्सर लोग जो है वो सिंधी शॉल अजरक जी वो बिल्कुल। लेके जाते हैं, कैप्स लेके जाते हैं, और वहाँ पे भी वो लोग बहुत पसंद करते हैं टू बी पार्ट ऑफ द कल्चर। Absolutely. And then also you have matlab, in terms of diversity, ethnic backgrounds, and even gender wise, there is a lot of support for female professionals. The female workforce is growing in all segments. आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टीम में फीमेल प्रोफेशनल्स हैं या आपके दाएं बाएं डिविजन्स में जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है, एंड व्हाट इज दैट लाइक? मेरी टीम में भी बहुत सारी फीमेल प्रोफेशनल्स हैं, और इनफैक्ट हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं टू सपोर्ट आवर फीमेल एम्प्लॉयज़। राइट और इनफैक्ट मेरी जो डायरेक्ट सबॉर्डिनेट है, उनके लिए ये ख़ास ड्यूटी है कि शी बी द वन हु लिसन्स टू ऑल ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़। और जब वुमेंस डे होता है या कोई ऐसा इवेंट होता है, तो she explicitly organizes lunch and gifts for our female employees. वेरी So नाइस. इस चीज़ के लिए ख़ास तौर पे जो है वो अब हायर मैनेजमेंट ने एक अप्रूवल तो दिया ही है, बल्कि इस चीज़ को प्रमोट भी किया है। Yeah, because women contribute quite extensively in certain countries to the economy. And it is something that वक्त के साथ साथ I think यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी समझा जा रहा है, और I think ऐसे इदारों के ज़रिए encouragement मिलती है कि एक safe माहौल में, because there is a cultural restriction or understanding or a background, तो एक safe माहौल में मौका दिया जाए तो ख़वातीन बहुत कुछ आगे कर सकती हैं. Do you feel that men have also contributed in encouraging women to come into the workforce? Yes, men does encourage them. Like I said, कि जो हमारे सीनियर मैनेजमेंट हैं, दे इनकरेज फीमेल एम्प्लॉयज़ टू बी comfortable in their work environment, to be encouraged, to be appreciated what they are doing. तो ये चीज़ तो एक है ही। और दूसरा एक मैंने ये चीज़ भी नोट की है कि फीमेल एम्प्लॉयज़ में आप आजकल जो है एक टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होता चला जा रहा है। क्योंकि कुछ टाइम पहले अगर मैं देखूँ ना, 4-5 साल पहले, तो व्हेनेवर वी वर इंटरव्यूइंग आर एनी फीमेल कैंडिडेट, तो उनका हमेशा प्रॉब्लम ये होता था कि भई मुझे तो 6 बजे तक घर जाना है और 6 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और हमारे टीम में इस तरह की चीज़ जो है वो चलती नहीं, क्योंकि वी नीड टू प्रोवाइड एन ओवरलैप टू आवर ऑनशोर टीम। लेकिन अब अगर मैं देखूँ तो मोस्टली विद जूनियर कैंडिडेट्स, सीनियर्स के साथ भी,
तो दे आर कंफर्टेबल वर्किंग फ्रॉम ऑफिस फॉर लेट शिफ्ट, और एटलीस्ट दे आर कंफर्टेबल वर्किंग एट इन द लेट शिफ्ट, बट जैसे कि 6 बजे मैं घर चली जाऊंगी और घर जाने के बाद फिर आगे कंटिन्यू कर लूँगी। राइट। तो दिस इज़ गोइंग इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। इट इज़ इंडीड। एंड वही बात कि एक तो वक्त के साथ साथ पहले कम फीमेल्स होती थी, फिर बढ़ी, फिर इदारे ने अपने आप को मनवा लिया, किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मनवा लेती है अपने आप को, तो दैट ट्रस्ट, बिकॉज दैट डिसीजन ऑफ गोइंग एट 6 इज नॉट रियली theirs. It's something that is required oftentimes from home, या उनका पहला exposure होता है. So I'm really glad that that kind of support comes in this environment. अच्छा, आपने बात की कि जहाज उड़ाना चाहेंगे, आपने बात की कि सोलो ट्रैवल पे जाना चाहेंगे, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप ज़रूर करना चाहेंगे कम से कम एक बार ज़िंदगी में? आई हैव टू थिंक अबाउट इट। ये 2 ही ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहूँगा। एक और चीज़ कि मैं हज पे जाना चाहूँगा। अभी तक मैं गया नहीं हूँ, मौका नहीं मिला, बट उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह जाऊँगा। तो बुलावा एक आएगा तो बुलावा बिल्कुल। आएगा तो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बुलावा आएगा तो जाएँगे। अच्छा, एक चीज़ जो आपने मेंशन पहले की थी, लेकिन अब बिकॉज़ वी आर अबाउट टू रैप अप द कन्वर्सेशन, तो मैंने कहा जाते-जाते आपने चूँकि बड़ी तहम्मुल और काम बातें की हैं, तो थोड़ी कोई लाइट और फ़नी बात भी हो जाए। आपने कोई ऑलमोस्ट पिटे या पिटते-पिटते रह गए वाली कहानी भी ज़िक्र की थी, वो क्या है? वो एक ऐसी चीज़ थी कि इन माय चाइल्डहुड, व्हेन स्कूल के दोस्तों के साथ जो है वो उठना-बैठना या खेल-कूद उन्हीं के साथ था। तो हमारे घर के पास एक ग्राउंड होता था जहाँ पे सब लोग खेलते थे और बहुत सारे लोग आके खेलते थे। इतनी मतलब जगह नहीं होती थी वहाँ पे खेलने की, बट वी गो फॉर देयर फॉर क्रिकेट। हुँ। तो एक बार हम गए थे वहाँ पे, हमें जगह नहीं मिली खेलने की, तो हम वापस आ गए। फिर दूसरे दूसरे दिन आके एक और दोस्त को बताया, वो थोड़ा हमसे बड़ा था, तो उसको बोला कि भाई इस जगह ही नहीं मिली, तो वो बोला भाई मेरे साथ चलो और मैं आपको जगह दिलवाऊँगा। अच्छा। तो ठीक है, हम उसके साथ गए सब लोग। अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी जगह नहीं मिली। उसने 2-4 लोगों से बात की कि भई हमें जगह दे दो, खेलने दो, बट वो नहीं माने। तो हुआ कुछ यूँ कि जब हमें जगह नहीं मिली, तो जो लोग ऑलरेडी खेल रहे थे, जिनसे बात की थी, उनकी बॉल उठा के जो है ना वो भागे सब लोग। तो ताकि उनको भी जो है थोड़ा-सा ओह प्रॉब्लम गॉड! हो। ओके। हाँ, अब वो लोग तो भागे और हम लोग 6-7 लड़के थे, वो लोग निकल गए, और एट दैट पॉइंट आई वाज़ नॉट वेरी फिट, तो मुझसे इतना भागा नहीं गया। अच्छा। और वो लोग जो दूसरी पार्टी थी वो इतनी तेज़ थी कि उन्होंने पूरा ग्राउंड क्रॉस कर लिया था जब तक कि हम ग्राउंड से बाहर निकलते। तो मैंने तो बोला कि मैं भाग नहीं सकूँगा, और मैं वहीं रुक गया, और बाकी लड़के जो है वो भाग गए। और मेरे साथ एक और था, उसने भी ये सोचा कि बस अब यहीं रुक जाना चाहिए, तो वो भी रुक गया। अच्छा, वो मुझसे थोड़ा-सा पीछे था, अच्छा। तो वो जो सारे लड़के आए थे ना, उन्होंने उसको पकड़ा और उसको मारना शुरू किया। अल्लाह! और मैं जो हूँ वो पीछे खड़ा होके मैं देख रहा था कि अब मैं करूँ क्या? मैं जाऊँ और किसको छुड़वाऊँ? अगर मैं जाऊँगा तो फिर मैं भी फँसूँगा, मैं भी ओह पिटूँगा। डियर! तो इतनी देर में कि जब वो मेरी तरफ आते, तो वहाँ पे और भी दूसरे लड़के जो खेल रहे थे, जो थोड़े एल्डर्स थे, उन्होंने जाके लोगों को छुड़वाया और जो है ना वो सारी चीज़ें करवाईं। बट वहाँ पे मैं पिटते-पिटते बच गया था। पिटते-पिटते बच गए। लिटरल सेंस में लिटरली, पिटते-पिटते बच गए। लोग यस। यूजुअली महावरतन कहते हैं। मैंने कहा अच्छा शायद महावरतन कह रहे हैं, बट ये तो लिटरल सेंस में हुआ था। उमैर, व्हाट अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू आस्क यू इज टू थिंग्स एक्चुअली। वन क्वेश्चन दैट इज फॉर यू from another guest. The guest doesn't know this question is coming to you and you don't know कि किस guest से ये सवाल आपके पास आया है. एंड देन उसके बाद आप एक सवाल जो भी हमारे नेक्स्ट गेस्ट होंगे या होंगी उनके लिए हमारे पास छोड़ के जाएंगे. बहुत मज़ाया, लाइट, फिलोसॉफिकल, जिस भी किस्म का सवाल आप चाहें. तो आपके लिए सवाल ये है कि इफ़ यू हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस टू योर एक्स बॉस, प्रीवियस कंपनी, व्हाट पीस ऑफ एडवाइस वुड यू गिव योर एक्स बॉस? पीस ऑफ एडवाइस, ही वाज़ अ गुड मैन, तो उनको एडवाइस की ज़रूरत नहीं, उनसे मुझे एडवाइस काफ़ी मिली है। तो बट अगर मैं उनको एडवाइस देता, उनको, लेट मी थिंक अबाउट इट, उनको मुझे ये बताना चाहिए कि देयर वाज़ अ बॉस, जो मैं इस कंपनी से पहले था, तो उनको मैं फिर ये एडवाइस देता कि ही नीड्स टू वैल्यू हिज पीपल मोर, ओके, बिकॉज़ वहाँ पे मैंने एक चीज़ ये नोट की थी, थोड़ा टाइम ही मैंने काम किया था, लेकिन वहाँ पे मैंने एक ये चीज़ नोट की थी कि वो लोगों को इतनी वैल्यू नहीं देते थे। ठीक, ठीक, उनको थोड़ा-सा गुस्सा करना, थोड़ा-सा डाँटना, ये चीज़ वहाँ पे कॉमन थी। राइट, तो ये चीज़ मैं उनको एडवाइस दूँगा कि इफ़ ही वांट्स टू ग्रो हिज़ बिज़नेस, इफ़ ही वांट्स टू रिटेन पीपल, तो उनको लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी,
और फिर इंटर्न लोग जो है वो फिर उनके लिए अच्छा काम करें। तो लोगों को वैल्यू करने से फ़ायदा हमेशा ही होता है, सो थैंक यू फॉर दैट पीस ऑफ एडवाइस फॉर योर एक्स बॉस। यू नेवर नो, क्या पता वो ये एपिसोड देख लें। और दूसरा ये कि हमारे नेक्स्ट गेस्ट के लिए आपका क्या सवाल है? मेरा उनसे सवाल ये है कि व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ योर लाइफ? इट कुड बी वर्क रिलेटेड, इट कुड बी पर्सनल और एनीथिंग, एंड व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम इट? ओके, अभी तक ज़िंदगी का सबसे बड़ा मरहला क्या रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज, एंड व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ इट? We'll definitely note that down and pass on the question. Umair, thank you so much for your time. It was a pleasure having you. Thank you so much for having me. Ladies and gentlemen, that was a smooth as silk conversation. Inshallah, till next time, this is me, Salmeen Ansari, signing off and saying Allah Hafiz.